अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाक फौज के पहले आर्मी चीफ सर फ्रैंक वॉल्टर मैसरवी थे, जबकि जनरल आसिम मुनीर मौजूदा और 17वें सिपह सालार हैं। पाकिस्तान आर्मी के 17 में से 10 चीफ फौत हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी फौज के इन 10 कमांडर्स इन चीफ्स की मौत किन हालात में हुई? ये आर्मी चीफ अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में किन खतरनाक बीमारियों से निबरद आजमा रहे और किन हालात में चल बसे? किस फौजी सरबराह के जनाजे में कोई बंदा न था और उन्हें दफनाने के लिए कब्र तक न खोदी गई थी? और हाँ, वो कौन से सफेद पोश आर्मी चीफ थे जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में अपने कफन दफन के लिए चंद 100 रुपए पहले से जमा कर रखे थे? दोस्तों, यही सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ फ्रैंक वॉल्टर मैसरवी चूंकि अंग्रेज थे, यही वजह थी कि वो रिटायरमेंट के बाद बरतानिया जाकर रहने लगे, जहां फरवरी 1974 में वो 80 साल की उम्र में चल बसे। दोस्तों, यही वो जनरल मैसरवी थे जिन्होंने गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया था। कुतुब में दर्ज है कि इन मौसूफ ने कायद-ए-आज़म के बराह रास्त हुक्म को खातिर में ना लाया और कश्मीर में फौज भेजने से इनकार कर दिया था। हमारे दूसरे कमांडर इन चीफ जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी भी अंग्रेज थे। जनरल ग्रेसी जून 1964 में 70 बरस की उम्र में साउथ इंग्लैंड में फौत हुए। पाकिस्तान के पहले मकामी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1969 को तमाम सियासी अकाबरीन को मुज़ाकरे के लिए बुलाया, तो उस वक्त वो हार्ट के पेशेंट थे, जबकि साथ में फालज का अटैक भी हो चुका था। एक ज़माने में पाकिस्तान के निज़ाम पर अपनी गिरफ्त रखने वाले अयूब खान अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में व्हील चेयर पर भी दफ्तर लाया जाता था उन्हें। ऐसे में कराची से लेकर पेशावर और फिर ढाका से चिटागांग तक अयूब खान के खिलाफ मुजाहरे होने लगे, तो मजबूरन फील्ड मार्शल अयूब खान को सरेंडर करना पड़ा और वो गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बिस्तर अलालत पर पड़े अयूब खान की जिंदगी में अब सिर्फ रेडियो, अखबार और चंद करीबी अजीज़ व अकारिब ही बचे थे। वो रेडियो पर खबरें सुनते थे तो कभी कभार हज़ारा रीजन की हिंदको जुबान के गीत सुन लेते। 20 अप्रैल 1974 की एक सुबह अयूब खान ने हस्बे मामूल रेडियो पर खबरें सुनी। कुछ देर बाद उनके मुआलिज ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर तक जवाब ना मिला तो दरवाज़ा खोला गया। डॉक्टर ने अयूब खान को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो अबदी नींद सो चुके थे। उनके साहबजादे गौहर अयूब के मुताबिक मेरे वालिद की वफात पर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर सिर्फ ये खबर नशर हुई कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर इंतकाल कर गए हैं। तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कंट्रोल्ड मीडिया ने साबिक सदर अयूब खान का नाम तक लेने की जरूरत महसूस न की। हालांकि मिस्टर भुट्टो को सियासत के कॉरिडोर तक लाने वाले अयूब खान ही थे, और तब भुट्टो साहब अयूब खान को प्यार से डैडी कहा करते थे। फील्ड मार्शल अयूब खान को उनके आबाई गांव में सपुर्द खाक किया गया। मौजूदा असेंबली में इमरान खान के साथी और लीडर ऑफ ओपोजिशन उमर अयूब सदर अयूब के पोते हैं। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जनरल मूसा खान हमारे आर्मी चीफ थे। उन्हें जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में गवर्नर बलूचिस्तान बनाया गया। हज़ारा शिया बरादरी के सपूत जनरल मूसा खान गवर्नर हाउस के मकीन थे कि वो 12 मार्च 1991 को चल बसे। उन्हें वसीयत के मुताबिक आर्मी कब्रिस्तान के बजाय ईरान के शहर मशहद में वाक़या हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। जनरल मूसा खान के बाद जनरल यहिया खान आर्मी चीफ बने। पाकिस्तान के दूसरे फौजी आमर जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान के हवाले से बताया जाता है कि सकूत ढाका के बाद उन्हें वो कुछ देखना पड़ा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। यहिया खान ने इक़्तिदार भुट्टो के हवाले किया और खुद साइडलाइन हो गए। पावर मिलते ही मिस्टर भुट्टो ने साबिक सदर यहिया खान से गिन गिन कर बदले लिए। वो अपने घर में नजरबंद होकर रह गए या उन्हें नजरबंद कर दिया गया और उनका किसी से कोई राबता न रहा। भुट्टो साहब ने तमाम तर शरारतों और साजिशों का मलबा जनरल यहिया खान पर डाल दिया। जनरल साहब की खासुर खास बेगम अकलीम अख्तर, जो हमारी सियासी हिस्ट्री में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई, उन्हें भी हालात की सितम ज़रीफ़ी सहनी पड़ी। फिर एक शब वो आगा शोरश काश्मीरी की दहलीज पर आन खड़ी हुई। जनरल रानी ने शोरश काश्मीरी की बेगम साहबा से कहा,
مجھے پناہ چاہیے، میں ایک مظلوم خاتون ہوں، مجھے زمانے نے دھتکار دیا ہے۔ اس موقع پر آغا شورش کشمیری نے جنرل رانی سے کہا، میں تمہیں اپنے یہاں زیادہ دیر تک پناہ نہیں دے سکوں گا۔ پھر جنرل رانی نے وہ رات شورش کشمیری کے گھر کے عقب میں بھینسوں کے لیے بنے ایک چھپر کے نیچے گزاری اور صبح ہوتے ہی چل دی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سابق سربراہ بریگیڈیئر AR صدیقی کے مطابق جنرل یحییٰ خان صرف ایک پلنگ تک محدود کر دیے گئے تھے اور وہ خود کو ہلا تک نہیں سکتے تھے۔ سابق فوجی صدر کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محرومی کی حالت میں جنرل یحییٰ خان نے آخری سانسیں لی۔ 10 اگست 1980 کو ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر ہوئی کہ سابق صدر پاکستان جنرل آغا محمد یحییٰ خان طویل علالت کے بعد راولپنڈی میں وفات پا گئے ہیں۔ انہیں پشاور میں سپرد خاک کیا گیا، لیکن آج پاکستانی عوام میں سے شاید ہی کوئی یہ جانتا ہوگا کہ ہمارے سابق سپہ سالار کہاں مدفون ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب ان کے جسد خاکی کو قبرستان لایا گیا تو وہاں ان کے لیے قبر تک نہیں کھودی گئی تھی۔ پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی گئی، وہاں کسی اور کے لیے پہلے سے تیار شدہ قبر میں یحییٰ خان کو دفنایا گیا۔ پاک فوج کے چھٹے آرمی چیف جنرل گل حسن خان کو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سفارتی عہدے پر جانے کا موقع ملا اور وہ آسٹریلیا میں پاکستانی سفیر تعینات ہوئے، لیکن پھر بھٹو سے لڑائی کے بعد وہ اپنے پنڈی شہر میں ایک پرسکون ریٹائرڈ لائف گزارنے لگے۔ ان کے بچے آسٹریلیا میں سیٹل ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی پاکستان تو کبھی آسٹریلیا میں رہتے تھے۔ وہ راولپنڈی کینٹ میں 2 کمروں کے ایک گھر میں مقیم تھے، جہاں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے ملٹری کو سے 2 روز پہلے یعنی 10 اکتوبر 1999 کو اپنی آخری سانسیں لی۔ یاد رہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں چند 100 روپے تھے جو انہوں نے وفات سے قبل اپنی تجہیز و تدفین کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ 7ویں آرمی چیف جنرل ٹکا خان پیپلز پارٹی کے بہت محبوب تھے۔ وہ 1988 میں راولپنڈی شہر سے شیخ رشید کے خلاف الیکشن ہار گئے تو بی بی بے نظیر بھٹو نے انہیں پنجاب کا گورنر لگا دیا۔ پھر صدر غلام اسحاق خان نے اگست 1990 میں کرپشن کے چارج لگاتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا۔ تب جنرل ٹکا خان کو بھی پنجاب کی گورنرشپ سے ہٹنا پڑا۔ بعد ازاں وہ سیاست سے تائب ہو کر اپنی ریٹائرڈ لائف انجوائے کرنے لگے۔ وہ اپنی آخری عمر میں طویل عرصے تک علیل رہے اور 28 مارچ 2002 کو 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 8ویں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ یہ 17 اگست 1988 کی ایک صبح تھی۔ اسلامی کیلنڈر پر 3 محرم کی تاریخ تھی اور پورے ملک میں جنرل ضیاء الحق پورے ملک میں شد و مد سے حکومت کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے ساتھیوں اور امریکی سفیر رافیل کے ہمراہ ایک فوجی مظاہرے کو دیکھنے C-130 طیارے میں سوار ہوئے۔ ابھی طیارے کو اڑان بھرے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ 4:30 پر طیارہ کریش کر گیا۔ پی ٹی وی سے یہ خبر نشر ہوئی کہ 17 اگست 1988 کو چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور کے قریب کریش کر گیا ہے۔ تباہ ہونے والے C-130 میں ضیاء الحق کے علاوہ جنرل اختر عبد الرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر آرنلڈ رافیل سمیت کئی اعلیٰ شخصیات سوار تھیں۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کے پس پردہ امریکہ تھا تو کوئی کچھ اور ہی کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر ایسی خبریں چلتی رہتی ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے جہاز میں رکھی آموں کی پیٹی میں بم تھا، جس کی وجہ سے یہ فضائی حادثہ ہوا۔ ان کی وفات پر پورے پاکستان میں سوگ منایا گیا اور انہیں پاکستان کی قومی تاریخ میں ایک عظیم فوجی اور سیاسی رہنما کے طور پر یاد رکھا گیا۔ ہمارے 9ویں آرمی چیف مرزا اسلم بیگ ابھی تک حیات ہیں اور ان کی عمر 92 برس ہے۔ جنرل اسلم بیگ کے بعد فوج کی کمان جنرل آصف نواز جنجوعہ کو ملی۔ جنرل جنجوعہ کے ٹینور میں سول ملٹری تعلقات میں اتنا تناؤ آ چکا تھا کہ روز اخباروں میں یہی اداریے چھپتے تھے کہ مارشل لاء آج لگے یا کل۔ نواز شریف اور آرمی چیف کے درمیان ٹسل چل رہی تھی کہ 8 جنوری 1993 کے روز آرمی چیف جنرل آصف ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 56 برس تھی۔ جنرل صاحب کی بیوہ نے الزام عائد کیا کہ ان کے شوہر کی موت
हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि हुकूमत वक्त ने जहर देकर कत्ल किया है। तो दूसरी तरफ जनरल आसिफ नवाज के भाई शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि आज तक सियासी एस्टेब्लिशमेंट इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि फौजी सरबराह को कत्ल किया जा सकता है। पाक फौज के 11वें और 12वें सिपह सालार जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और जनरल जहांगीर करामत दोनों इस वक्त तक हयात हैं। जनरल करामत के बाद नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। हमारे चौथे फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की परदेश में इंतहाई बेबसी के आलम में मौत हुई। कम लोग ये जानते हैं कि अपने उरूज के ज़माने में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और थिंक टैंक्स में परवेज मुशर्रफ का एक लेक्चर $1 मिलियन का सेल होता था। तब वो ट्विटर पर इमरान खान से भी ज़्यादा फॉलोअर्स रखते थे। पावर छोड़ते ही वो लंदन और फिर दुबई में रहने लगे। यहाँ पाकिस्तान में उन पर संगीन गद्दारी के मुकदमात बनाए गए और तो और उन्हें फांसी तक की सज़ा सुनाई गई। सज़ा से बढ़कर सज़ा तो ये थी कि जस्टिस वकार अहमद सेठ ने अपने फैसले में लिखा कि साबिक फौजी सदर को इस्लामाबाद के डी चौक पर सरेआम फांसी दी जाए। अचानक 2018 के आखिर में परवेज मुशर्रफ के वजन में कमी आना शुरू हो गई और वो जिस्मानी कमजोरी का शिकार होने लगे। मुआयने के बाद पता चला कि वो एक संगीन बीमारी का शिकार हो गए हैं जो उस वक्त सिर्फ 25 लोगों को थी। उनकी हड्डियों में से जान खत्म हो गई, उनको सांस लेने में मुश्किल होने लगी, उनकी स्किन लटकने लगी। दुबई के डॉक्टर्स को बीमारी समझ में ना आई, फिर उनकी रिपोर्ट्स को लंदन भेजा गया मगर उनको भी बीमारी समझ में ना आई। फिर किसी ने बताया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ अमेरिका में ही मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को वीज़ा देने से इनकार कर दिया और उन्हें दुबई में ही रहना पड़ा। उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका भेजी गई तो तहकीक के बाद पता चला कि वो एक ऐसी नायाब किस्म की खौफनाक बीमारी का शिकार हैं जिसका इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ की ला इलाज बीमारी को डायग्नोज करने में पूरा 1 साल लग गया। फिर मुशर्रफ साहब की इजाज़त से उनको ट्रायल मेडिसिन देनी शुरू कर दी गई कि शायद कोई बेहतरी आ जाए। उन्हें पहला इंजेक्शन लंदन में दिया गया जो बहुत ही तकलीफ दे मरहला था। बताया जाता है कि जब ये इंजेक्शन परवेज मुशर्रफ को लगाया जा रहा था तो उनकी तकलीफ महसूस करते हुए डॉक्टर्स की आंखों में भी आंसू थे। अपनी उम्र के आखिरी दिनों में परवेज मुशर्रफ का मस्कन दुबई के हॉस्पिटल का एक कमरा था और फिर 5 फरवरी 2023 को टीवी चैनल्स पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इस दारे फानी से कूच कर गए हैं। उनके जस्द खाकी को पाकिस्तान लाया गया और वो कराची के फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद से बिल तरतीब जनरल इशफाक परवेज कयानी, जनरल राहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की कमान संभाली जो कि अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, जबकि जनरल हाफिज आसिम मुनीर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।